कहाँ चालू है अभी? ये कौन है? ओके, स्टार्ट करते हैं। सो
सर वो लास्ट का सर कोहेरेंट वर्सेस इनहेरेंट वाला नहीं समझा। अच्छा, मैं बताता हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं, कोई भी दो सोर्सेज को कोहेरेंट तभी बोलते हैं जब भी उनका बीच का जो फेज डिफरेंस है। तो इफ लेट्स से कि कोई दो रेडियो स्टेशन प्ले कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रेडियो स्टेशन दोनों कोई साइन वेव प्ले कर रहे हैं मान लो, फॉर इंस्टेंस ऑब्वियसली दे मस्ट नॉट बी प्लेइंग साइन वेव, दे मस्ट बी प्लेइंग सम कॉम्प्लिकेटेड वेव which is maybe a voice broadcast or a song or whatever. But anyway, तुम लोगों को ये तो पता ही है, obviously you all know that the any function of any arbitrary shape can be decomposed into a bunch of sine waves, right? तो Yes, sir. therefore अगर हम साइन वेव्स के बारे में ये बोल सकते हैं तो फिर हर फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि एवरी फंक्शन इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ साइन वेव्स। तो अगर मान लो दो स्टेशन है जो साइन वेव्स प्ले कर रहे हैं, आइडेंटिकल साइन वेव प्ले कर रहे हैं, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। तो मान लो स्टेशन 1 ने जो है थोड़ा आधा सेकंड पहले अपना ब्रॉडकास्ट चालू कर दिया, तो उनका साइन वेव ऐसा ऐसा चल रहा है। इन लोगों ने थोड़ा बाद में चालू किया, तो अभी ये ऐसा ऐसा चल रहा है। तो जो रिसीवर है जहाँ पे मिल रहा है डिटेक्टर, वहाँ पे इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज they were started at different times. But now as long as they continue to play, that phase difference at the detector will continue to remain a constant number. It might be pi, it might be pi by 2, it might be whatever, doesn't matter. But as long as this delta phi doesn't change with time, if nobody does anything suddenly here, then we will call them coherent sources, because their superposition here will have a fixed value. If it's destructive here now, it will continue to be a destructive here as waves continue passing. So the मतलब both should be periodic, मतलब ऐसा ना? नहीं, वो तो है ही, हम तो साइन वेव्स ही डिस्कस कर रहे हैं, तो पीरियोडिसिटी की ही बात हो रही है। लेकिन वैसे इन जनरल कोहेरेंस तभी कोहेरेंस का मतलब भी होता है। अगर वो पीरियोडिक नहीं है तो ए नॉन पीरियोडिक लुकिंग वेव्स में फेज डिफरेंस का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। कोई भी पीरियोडिक में फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? नहीं रहेगा ना। अगर अब मान लो कि ये स्टेशन 2 जो है, इसका पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ है, तो बार बार ये ऑफ ऑन हो जाता है। बट उससे तो वो पीरियोडिसिटी टूट गई ना वैसे। नहीं, पीरियोडिसिटी नहीं टूटी, वो जाने तो पीरियोडिसिटी टूटी या नहीं टूटी, लेकिन फेज में डिफरेंस आ गया यहाँ पे डिटेक्टर, समझ गया। है ना। पॉइंट ये है कि इसका भी एक फेजर है जो यहाँ पे कुछ कर रहा है, और इसका भी एक फेजर है जो यहाँ पे कुछ कर रहा है। एज लॉन्ग एज इन दोनों फेजर्स के बीच में एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, तो वी विल कॉल देम कोहेरेंट सोर्सेज। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली कोहेरेंस हैज टू डू विद द फैक्ट दैट देयर सुपरपोजिशन एट दिस प्लेस इज अ यूनिक वैल्यू। बट अगर दो सोर्सेज हैं जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उनका जो वहाँ पे सुपरपोजिशन है उसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई करके। तो अगर डेल्टा फाई कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस जगह पे जो डिटेक्शन पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा थ्रू टाइम। तो हम एक स्टेबल चीज नहीं देखेंगे उधर, हम एक टाइम वेरिंग, कभी मैक्सिमा है, कभी लाउड साउंड सुनाई देगा, कभी बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, ये चीज होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज। So coherent sources produce a stable superposition. It has nothing to do with whether the superposition is constructive or destructive. If it is constructive, it will remain constructive. If it is destructive, it will remain destructive. It can be anything, that depends on the actual value of the phase difference. But coherence has to do with the fact that the value of the phase difference is not changing with time. ठीक है। और incoherent जो sources होते हैं, उनके कारण जो है अनस्टेबल सुपरपोजिशन बनता है वहां पे, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी समथिंग इन बिटवीन। सो and generally, since these are very high frequency waves, whether you talk of light or sound, I mean in this chapter we're talking of light, since light is such a high frequency wave, then an unstable superposition cannot actually be experienced as such. A stable superposition can still be experienced, because if you have a constructive here and it continues to remain constructive, then the place is permanently bright or it is permanently dark, right? But if it's an unstable superposition, if it's sometimes bright, sometimes dark, then the problem is that that bright and dark is changing too rapidly, because it's changing at the frequency of light. Dark, bright, dark, bright, dark. And तो that's डिम not, लगेगा। तो हमें एक मीडियम इंटेंसिटी का कांस्टेंट, हमें कोई वहां पे, अब अगर तुम YDSC पैटर्न की बात करोगे, तो YDSC पैटर्न में क्या है कि एक ही सोर्स तुम लेते हो, इसीलिए एक सोर्स लेते हो तुम, ताकि उससे इन दोनों के बीच में कोहेरेंस रहे। तो अब ये जहां पे मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां मैक्सिमा रहेगा हमेशा, जहां मिनिमा प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां मिनिमा रहेगा हमेशा। तो स्टेबल पैटर्न होगा, आंखों से देख पाएंगे उसको। अगर दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज ले लिए होते तो उनमें फेज बिठाना पॉसिबल नहीं होता, कोहेरेंस करना पॉसिबल नहीं होता। एट द एटॉमिक स्केल यू कांट एस्टैब्लिश कोहेरेंस।
तो फिर वहां पे एक फ्लक्चुएटिंग पैटर्न आता है, जहां भी मैक्सिमा है वहां भी मिनिमा हो जाता, और वो सब इतना रैपिडली चेंज कर रहा होता कि तुम्हें जो है अगर एक कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो ऐसा दिखता, और अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो एक्चुअली ना इतना दिखता ना इतना दिखता, इनके बीच का एक कांस्टेंट इंटेंसिटी दिखता, which is what we learned the last time is I1 plus I2, right? इनकोहेरेंट मतलब वो चेंज हो रहा है ना टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है पैटर्न, तो उसे कांस्टेंट क्यों बनते हैं like? वो तो फॉर्मूला से आएगा ना। अगर वो बार बार चेंज हो रहा है तो तुम एक एवरेज इंटेंसिटी देखोगे वहां पर, ये है फॉर्मूला। तो अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां तुम इनका सम टाइप देखोगे, रूट का सम का स्क्वायर देखोगे, अगर कहीं डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो तुम्हें पूरे का एवरेज मारना पड़ेगा, जब एवरेज मारोगे तो इसका ही एवरेज आएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। और कॉस का एवरेज एक साइकिल में 0 होता है, तो मतलब अगर दोनों I नॉट है तो तुम्हें 2I0 इंटेंसिटी मिलेगी, तो जबकि बेसिकली सुपरपोज होके जो मिला वो। नहीं सुपरपोज होके और एवरेज करके, सुपरपोज होके तो या तो 0 या 4I0 मिलता है ना। हाँ यहाँ पे तुम्हें हर जगह 2I0 मिलेगा, ना कहीं पे 0 मिलेगा ना कहीं 4I0 मिलेगा, राइट। ठीक है, तो पैटर्न नहीं मिलेगा। एंड दिस वाज द कॉज ऑफ मेनी टाइम्स द फेलियर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन इट वाज ट्राइड अर्लियर without proper understanding of coherence. Then many people actually reported the result that light is a particle, or rather that no confirmation was found in terms of in favor of the wave theory of light, because you could not see or make a pattern, and the error was that they were actually taking two independent sources, which is, it is impossible to make them coherent. It is not possible to make two distinct things coherent, two distinct sources of light coherent, ठीक है। अब हम बहुत एडवांस लेवल पे आ गए हैं। अब आज की डेट में तो लेजर्स के साथ और मेजर्स के साथ और क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके बहुत सारी तरीके की कोहेरेंस एस्टैब्लिश करी जाती है, बहुत ही फैंटास्टिक लेवल्स ऑफ कोहेरेंस एस्टैब्लिश करे जाते हैं। आई मीन व्हिच इज स्टिल नॉट परफेक्ट कोहेरेंस, बट द बार हैज बीन रेज्ड सिग्निफिकेंटली। उस टाइम तो ऑब्वियसली इफ यू इमेजिन 200-300 years ago it was basically not possible. So I hope सबको समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा ही आइडिया है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट कि if you have incoherent sources then you get the sum of the two intensities, and if they are equal you get 2I, right? Clear? अच्छा, यस। तो अब हम लोग जो है, और इससे पहले हमने जस्ट टू रिकैप हमने d sin थीटा पढ़ा था, d sin थीटा का एप्लीकेशन देखा था, फाइंडिंग द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास एंड ओब्लिक YDSC एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब हम आते हैं ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is called optical path, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ का ये मतलब होता है कि from having studied waves you already know that when a wave goes into a different medium then its frequency doesn't change, its speed changes, of course, that is the meaning of a different medium. One second. Its frequency doesn't change, but its speed changes because that's the meaning of a different medium. It's going into a different medium. And since f lambda is c, then if c becomes c medium, or rather if c becomes c by mu, which is the refractive index of the next medium, then lambda also has to scale down by the same factor because you can't touch the frequency. So essentially what I'm saying is that if the mu here is 1 and the mu here is, let's say, 3, just as an arbitrary example, then any wave that is going to come from here and move into this region is going to find itself scaled horizontally by a factor of 3. उधर का स्पीड जो है, आई मीन स्केल डाउन, उधर का स्पीड जो है 1/3 है, म्यू 3 होने का मतलब कि वैक्यूम स्पीड का 1/3 स्पीड है उधर, तो उधर का वेवलेंथ भी 1/3 हो जाएगा। यानी अगर कोई वेव इधर ऐसे पहुंचेगा, ठीक है, अच्छा ये तो तुमको पता ही है कि ट्रांसमिटेड वेव हमेशा फेज में होता है, यानी मैं इसको इसी कंटिन्यूएशन में बनाना है मेरे को, आई शुड नॉट मेक इट लाइक दिस और यस। बट उसका एम्पलीट्यूड एक चेंज हो जाएगा, वो एक अलग इशू है,
जो हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पढ़ते थे, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल थिंग हियर. द इशू हियर इज नॉट द वर्टिकल इशू बट द हॉरिजॉन्टल. इट विल बेसिकली लुक लाइक दिस. जितने में इसका 1 आता है उतने में इसका 3 आ गया होगा, उतने ही डिस्टेंस में, राइट? ऐसा हो जाएगा इसके साथ. तो इसकी जो वेवलेंथ है यहाँ पर, अगर ये वेवलेंथ जो है लैम्डा है, लैम्डा बाय 3. तो ये लैम्डा बाय 3 हो जाएगी, राइट? ये एक कॉमन इफेक्ट है जो वेव्स के साथ होता है इफ दे गो इनटू अ डिफरेंट मीडियम. What this means is that now since the wavelength will be changed in a different medium, the phasor will also be changed, because now consider this example. एक मिनट. नहीं, पहले रुक जाओ फिर मैं बताता हूँ. मान लो मैंने 2 वेव्स छोड़े आइडेंटिकल, ठीक है, और आइडेंटिकल जगह पे रिसीव होंगे. तो अगर मैं दोनों आइडेंटिकल वेव्स चालू करूं, गौरव म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल इंडेक्स. सो अगर मैं 2 वेव्स चालू करूं, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? जिसकी वैल्यू होती है C in vacuum over C in this medium. That's what it is, right? So if I start 2 waves at the same time, then since the paths are also equal, they will reach here in phase. Correct? They are identical waves started at the same time. The only way to create path difference here is either if they had to travel unequal distance, which creates path difference, जो हम discuss कर चुके हैं, or to start them out of phase. कि भाई एक को चालू कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक को चालू किया, तो उनमें ऑलरेडी एक फेज डिफरेंस आ गया, तो तब यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन अगर आइडेंटिकली चालू किया और बिल्कुल आइडेंटिकल वेव्स हैं और सेम लेंथ ट्रैवल करने वाले, तो यहाँ पर फेज में पहुंचेंगे. बट अब मानो कि मैंने दूसरा वाला के रास्ते में एक स्लैब ऑफ ग्लास लगा दिया, ठीक है, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 से ज्यादा, राइट? तो अब तुम्हारा जो ऊपर वाला वेव है वो मान लो ऐसा है कि एक वेवलेंथ करके यहाँ पहुंचता, फिर एक वेवलेंथ इस ग्लास का स्लैब ले लो, और फिर एक वेवलेंथ करके यहाँ पहुंचता, इस तरीके से पहुंचता. और पहले ये वाला भी वैसे ही पहुंच रहा था, यानी इसका फेजर भी, मतलब ये डिस्टेंस जो है टोटल 3 लैम्डा था, 3 वैक्यूम वेवलेंथ के बराबर था. सो दैट कि यहाँ पे जब ये निकलता था ऐसे, तो यहाँ पे भी पहुंचता था ऐसे. ये ड्राइंग समझ गए तुम लोग? यस सर. लेकिन अब क्या होगा कि जब वो यहाँ पहुंचेगा, अब मान लो कि इसका जो म्यू है, और ये स्लैब का थिकनेस मैंने ऐसे लिया है फॉर माय ड्राइंग कन्वीनियंस ओनली, कि स्लैब की थिकनेस वैक्यूम वेवलेंथ के बराबर है, जस्ट एज मैटर ऑफ कन्वीनियंट ड्राइंग फॉर मी, ठीक है. अब जब वो इसमें घुसेगा, तो मान लो अगर इसका यहाँ पे जो म्यू है, लेट्स से वो टेक सम वैल्यू 2.5 है, meaning the wavelength will be scaled down by a factor of 2.5, which is to say that in the same space in which one wavelength used to fit, now 2.5 wavelengths will fit. तो अगर मैं इसमें 2.5 wavelength fit करने जाऊंगा, तो 1, 2 और 3, समझ गए तुम लोग, मतलब 2.5. तो जब वो यहां से निकलेगा, ऑब्वियसली वापस निकल के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू द वैक्यूम वेवलेंथ. लेकिन अब तुम देख सकते हो कि वो पूरा गलत ही फेज में वहां पहुंच गया है. दे स्टार्टेड इन फेज, but it so happens that they are now completely out of phase at destination. यहाँ पे थोड़ा सा किंक आ गया, वैसा नहीं है, वो स्मूथली उसके साथ आता होगा. So what has happened is that even though both waves have traveled equal geometrical distance, they have traveled unequal optical distance. Traveling in a denser medium is experienced by wave as having traveled longer in vacuum. But this is equivalent to traveling this much in mu 2.5 is equivalent to traveling 2.5 in vacuum. Do you understand what I'm saying? Yes. In terms of the final phase. So traveling d in mu is equivalent in terms of phase change to traveling mu d in vacuum. You got what I'm saying?
तो बेसिकली d अगर तुम म्यू में चलते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्रैवलिंग म्यू d इन वैक्यूम. मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रैवल 3 meters in a medium whose refractive index is 1/3, then your phasor will change by the same amount, will have turned through the same thing as if you traveled 1 meter, 3 into ये हो गया ना 3 meter. If you travel 3 meter into a medium of 1.5, that's equivalent to 4.5 meter in vacuum. क्योंकि ये इस रीजन में तुम्हारा वेवलेंथ छोटा हो गया है, तो जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारा फेजर ज्यादा रैपिडली टर्न कर रहा है विद डिस्टेंस. मतलब ये दोनों चलना चालू किया यहाँ से, तो तुम इमेजिन करो फेजर घूम रहा है, फेजर घूम रहा है, तो एक बार यहाँ चलते चलते में फेजर एक बार घूम गया, लेकिन अब इतना चलने में इसका फेजर तो फिर एक और एडिशनल बार घूमा होगा, लेकिन इसका जो है क्विकर हो गया है क्योंकि ये वेवलेंथ छोटी है एक सेंस में, तो थोड़ा चलने पे ही फेजर काफी घूम जाता है. तो इतना चलने में फेजर 2-2.5 बार घूम के यहाँ पे आ गया, और फिर उसके बाद दोनों का फेजर एक एक्स्ट्रा हाफ घूमा, तो ये फेजर इधर है, ये फेजर इधर. So traveling in a denser medium is basically experienced by the wave as if it has traveled a much longer distance in vacuum in terms of how many times the phasor has turned. The equivalent of some distance in a denser medium is a longer distance in vacuum in terms of how many times the phasor would have turned. You all understand this concept? Yes sir. तो अगर तुम इसको equivalent situation बनाना चाहते थे तो तुम क्या करते? तुम ये करते कि तुम इसको तो वहीं पे लाते. तो डी बाय म्यू लिख देता. हाँ, वो म्यू इक्वल टू 2.5 वाले पार्ट को डी बाय म्यू लिख देता. नहीं, डी बाय म्यू नहीं करेंगे, म्यू डी करेंगे. म्यू डी लंबा करेंगे, राइट. लंबा कर देंगे बाय दैट फैक्टर, सो दैट कि ये तुम्हारा जो है 1, 2 और 3 करके यहाँ पहुंचा है, और ये तुम्हारा इफेक्टिवली स्पीकिंग 1 और 4.5 करके पहुंचा है ना यहाँ पर. 1, 2, 3, 4, 4.5. तो 1, 2, 3, 4 और 4.5. तो मैंने क्या किया, एक सेंस में उसको स्ट्रेच कर दिया वैक्यूम से रिप्लेस करके, और इसमें एक्स्ट्रा वैक्यूम मैंने घुसा दिया. कितना? म्यू माइनस 1d. समझ गए क्यों? सर टोटल 6.5 होना चाहिए ना? नहीं, 4.5 ही है ना. 1, 2, 3, 4.5. तुम कुछ बहुत ही वो कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीप्लाइंग समथिंग टू समथिंग. इट इज सिंपली दैट यू आर saying just scale it up to vacuum. Remove this and scale whatever is happening into vacuum. Make sense? हाँ सर समझा. ठीक है. एक्स्ट्रा वैक्यूम म्यू माइनस 1d मैंने घुसा दिया है. म्यू माइनस 1d इसलिए घुसाया क्योंकि d का हटाया होगा ये, और उसकी जगह म्यू d घुसा दिया है. सर 2.5 लैम्डा उधर का हो गया और बाहर का 2 लैम्डा एक्स्ट्रा. हाँ. One second. हाँ, देख ले. तो ये चीज करने से इनमें एक पाथ डिफरेंस आ गया. यू कैन सी दैट अगर इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया जाए तो देन दिस हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्गर पाथ देन दिस, and there is a path difference between them. If you find out this total length and you find this total length and you take the difference, now there is a path difference. Over here if you look at it, you see no path difference at first glance because these two are same distances. But even though there is no geometrical path difference, there is an optical path difference because a denser medium is experienced as a larger amount of vacuum. So therefore there is a path difference which is called the optical path difference, which is found by this
ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, इस पे तुम लोग ट्राई करो। ऐसा ही सिचुएशन है, दो वेव निकले आइडेंटिकल। यहाँ पे एक स्लैब रखा है जिसका थिकनेस T1 और म्यू म्यू 1 है, और यहाँ दूसरा स्लैब रखा है जिसका थिकनेस T2 और म्यू म्यू 2 है। T1 T2 इक्वल नहीं है, तो जब वो फाइनली वहां पहुंचेंगे और मान लो कि इनका वेवलेंथ लैम्डा है, तो फाइंड द फेज डिफरेंस एट डेस्टिनेशन। फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस से कैसे मिलता है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस करके, तो वो तो सिंपल है, ट्राई करो तुम लोग। आंसर्स भेजना होस्ट पे। नहीं, बात गलत है वो, ठीक से सोचो। एक्चुअली अब लैम्डा लैम्डा कहाँ लिखोगे तुम लोग, तो पार्ट डिफरेंस ही बता दो डायरेक्टली एट डेस्टिनेशन। 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सो लेफ्ट में आपने 3 into 1.5 की लिखा। वो एक एग्जांपल था। ओके, तुम यही वाला डेटा अगर लेना चाहते हो तो लैम्डा into 2.5 plus 2 तो लैम्डा होगा। d in 2.5 is equals to 2.5 d in vacuum। ठीक है, हाँ optically speaking, traveling d in 2.5 with respect to path or phase difference। नहीं हर्षित, करेक्ट नहीं है। सीमिंगली वो लगता है कि करेक्ट होगा, बट यू हैव टू थिंक मोर केयरफुली बिकॉज द स्लैब थिकनेसेस आर अनइक्वल। अर्नव होस्ट पे भेज आंसर। विनायक करेक्ट आंसर है, अर्नव करेक्ट आंसर है, सेतु करेक्ट आंसर है, चिन्मय करेक्ट आंसर है, आशनी करेक्ट आंसर है, एकांश करेक्ट आंसर है। नहीं, एकांश करेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा एरर हो गया, देख ले एक बार। मिताली गलत है। एकांश देख ले कि तू कॉमन क्या ले रहा है और ब्रैकेट में क्या ले रहा है, वो इंटरचेंज होना चाहिए, देखो एक बार। सेतु करेक्ट, चिन्मय करेक्ट, अर्नव करेक्ट, आशनी करेक्ट, प्रणव गलत है, स्नेह करेक्ट है। मिराज करेक्ट है। हाँ एकांश लगा था मेरे को, ठीक है फिर। परिजात करेक्ट है।
प्रांजलि करेक्ट आंसर है। अन्वय करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर है। हाँ चिन्मय। So now once they get there and you superpose them, whatever you have found as the path difference can be converted to a phase difference, and then you can put it in the intensity formula to get the resultant intensity there. Bhavya correct answer है। मिताली करेक्ट आंसर है। Pranav, हाँ, it is similar to that, although the relationship is inverted in the sense of optics में it is divided, the slab's overall effect is described by dividing by mu. You say that it is equivalent to a lesser amount of vacuum. The object seems closer. So you remove the slab and remove some vacuum also. Bring it closer. Over here, the effect is increase the amount of vacuum. You're looking at two complementary effects. In optics, the thing that you're looking at is not the phase of the wave, but where it intersects with the wave. Right? Over here, you're looking at the phase. They are related, but the calculation is actually ulta. Right? Geometrical optics में स्लैब हटा के तुम d by mu बराबर वैक्यूम डालते हो तो इमेज ऑब्जेक्ट जो है क्लोज दिखाई देता है। यहाँ पे स्लैब हटा के तुम mu d वैक्यूम डालते हो तो ओवरऑल पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट सीम्स लॉन्गर। श्रेया करेक्ट आंसर है। मिताली करेक्ट आंसर है। Chinmay, this would be even more complicated to do at that point of time. Like people didn't even understand optical path and thin films and how would they deal with that. So it's anyway complicated. Understanding what light is doing inside a material. हर्षित करेक्ट आंसर है। ठीक है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। Basically
initially it's one error that you might make is to simply say mu1 t1 इसका optical path mu2 t2 and then say उनका difference, but you have to understand कि vacuum में भी वो same नहीं चले हैं, तो उधर भी तो part difference है, right? So you have to account for that. So what one way of doing this, which we'll often use later also, is that you can buffer the smaller slab with an extra slab of vacuum. Like इधर तो ये है ही T1 of mu1 और इधर तुम एक additional slab घुसा दो imaginary जो T2 minus T1 thickness का है और 1 का है. I mean वैसा कुछ है नहीं उधर. You're just thinking of it in that sense. It's just vacuum, but you can think of it as a slab to match the thickness of the other slab of mu2. इससे ये होगा कि ये जो इधर का पाथ है ये दोनों का इक्वलाइज हो गया तो डिफरेंस में कट जाएगा, और इधर का पाथ जो है ये भी इक्वलाइज हो गया तो ये भी डिफरेंस में कट जाएगा. तो अब ट्रूली डिफरेंस आ जाएगा. पहले क्या हो रहा है कि तुम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका अकाउंट नहीं लिया जा रहा है जो एक्स्ट्रा वैक्यूम में इधर है. बाद में बराबर है, पहले बराबर है, वो डिफरेंस में कट गया, लेकिन ये जो अदर चीज है ये भी लेना पड़ेगा ना, ये भी तो एक पाथ है. इसलिए मैं इसको सॉर्ट ऑफ पैड अप कर दे रहा हूँ विद अ वैक्यूम स्लैब, which is not really a thing, but you can think of it in that manner. तो अब अगर तुम पूरा एकदम इसको रिगरसली करो, यानी एकदम पूरा लिख के, तो then what we are saying is कि मान लो पहले का जो पाथ है वो XA है, XB है, X before, और बाद का जो पाथ है वो X after है, और ये लाइट 1 है और ये लाइट 2 है. तो टोटल पाथ ऑफ लाइट 1 जो उसने वैक्यूम में चला वो हो गया 1 into XB. नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, इवन पहले का जो हम जिसको पाथ कह रहे थे नॉर्मली, वो भी एक तरीके से ऑप्टिकल पाथ ही था, लेकिन वो वैक्यूम में था तो 1 मल्टीप्लाइड था, तो इसलिए लगता था कि बस पाथ ले रहे हैं. आई मीन हम हमेशा ऑप्टिकल पाथ ही ले रहे होते हैं, बट वैक्यूम में ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो आइडेंटिकल हो जाता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारा YDAC सेटअप है और उसमें ये ऐसे है, तो तुम ये लेंथ और ये लेंथ माइनस कर रहे थे पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन वो भी ऑप्टिकल पाथ ही था. अब ये 1-1 में था तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हें लग रहा था कि तुम पाथ माइनस पाथ कर रहे हो, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम ऑप्टिकल पाथ का ही डिफरेंस ले रहे होते हो. प्लस जिसमें जो चल रहा है वो मल्टीप्लाई और ऐड करते जाओ, तो mu1 t1 प्लस 1 t2 माइनस t1 प्लस 1 x आफ्टर, और सिमिलरली टोटल पाथ ऑफ 2 is 1 into XB plus mu2 into T2 plus 1 into XA. So therefore total path difference जो है वो कितना हो गया, ये माइनस ये, तो ये वाले फैक्टर्स कट जाएंगे, ये वाले फैक्टर्स कट जाएंगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद mu2 T2 minus mu1 T1 plus T1 minus T2. That's your answer. can't we directly comment कि वो T2 minus T1 into वाला पार्ट होगा mu2? ये वाला हाँ हो गई, और ये भी लेना पड़ेगा. Okay, अगर mu1 और mu2 इक्वल होते हैं, so we could directly say T2 into T1, T2 minus T1 into mu2, right? अगर दोनों के mu सेम होते हैं. हाँ, तो फिर ये वाला भी कैंसिल हो जाता. हाँ, got it. तो बस ये बचता. ठीक बात है. अच्छा तो ये सबको क्लियर हो गया ना, राइट? ठीक है. अब इसका पॉइंट क्या है, ये ऑप्टिकल पाथ पढ़ने का पॉइंट क्या है? अभी इसका अल्टीमेट जो एप्लीकेशन है वो तो थोड़ा बाद में आएगा. हाँ हर्षित, वो भी करेक्ट है, वो भी ठीक है, बराबर है. टोटल एक्स ले लो. आई मीन दैट्स जस्ट अ डिफरेंट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. तो इसका जो एक्चुअल यूटिलिटी है कि ऑप्टिकल पाथ पढ़ने का मतलब फायदा क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले उसका एक मेड अप आर्टिफिशियल सिनेरियो है. ठीक है, ये तो बस ये कोई रियल चीज नहीं है. दिस हैज बीन मेड अप टू सॉर्ट ऑफ मेक लाइक जेई प्रॉब्लम्स इन अ सेंस. करना ये होता है, जैसे पहले मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ इस पे, लेकिन अब बेसिकली तुम्हारे लिए ऑप्टिकल पाथ का यूज जो है, Gaurav, I just explained, right? Otherwise, how would you account for, you have to add up all the path, right? You have to basically walk in some medium and multiply with that medium. So even if you forget the slab, don't take the slab, but you keep going from here, 1 into this plus mu1 into this
plus again 1 into this plus 1 into this. But you have to write the whole thing as mu summation of all the mu's and t's, right? You don't have to think of it as a slab, but you have to write this as path also, right? And then you have to do the same and take a difference. So then the sign would change if T2 is less than T1. We can replace the slab by d into mu minus 1. We can replace the slab by d into mu minus 1. In fact, that is what we'll study in a short while. We'll come to that, Ekansh. Usse pehle, let me give you a problem. But let me just say this, that from the point of view of solving numerical problems, optical path will only change. Now, YDSE problems अगर हम solve कर रहे हैं कि कहाँ पे maxima है, कहाँ minima है, तो the only thing that you need to change is कि अगर कोई सा light किसी medium में से चल के जा रहा है, तो तुम्हें बस सिर्फ ये करना है कि वो जो path का length है, instead of simply taking the length of the path, you have to multiply it to the mu of the medium also, which in YDSE also you would be doing, but since the mu was 1, then it made no difference whatsoever. It was 1 multiplied to everything. But if you have a different medium and light goes through that medium, some of the light goes through that medium, some of the light goes through, then you have to keep multiplying that mu to whatever path length has been traveled. That's the only change. D की जगह mu से multiply करके mu d लेना है हर जगह में. 1 है तो 1 है, नहीं है तो कुछ और है. ठीक है? तो उसका एक एग्जांपल ये कहते हैं, ये जेई का प्रॉब्लम है कि हमारा एक सेटअप है, लेकिन क्या किया है कि instead of obtaining a pattern on the screen, which is usually here, first of all, half the apparatus is underwater, like this. ठीक है, ये पूरा पानी के अंदर है, नीचे का पार्ट, लोअर हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ऊपर तो वैक्यूम ही है, लेकिन इधर में पानी है 4/3, और 2 स्लिट्स हैं, आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं, उनकी सेपरेशन d है. ठीक है, लेकिन अब जो है, इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ डिटेक्टर व्हिच विल मूव अलोंग द सरफेस. और लाइट जो निकल रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा. तो ओ ये पॉइंट है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मैक्सिमम फ्रॉम ओ. अगर इस सरफेस पे भी वो चल रहा है, तो अब तुम देखोगे कि उसको ऑल्टरनेटिंग, अगर मान लो पानी नहीं भरा होता, पानी नहीं होता, पूरा वैक्यूम ही होता, और डिटेक्टर इसी लाइन पे चल रहा होता, बाइसेक्टर लाइन पे, तो क्या उसको वेरिंग इंटेंसिटी मिलता? क्या उसको मैक्सिमम मिनिमम मिलता? नहीं मिलता. उसको वो मैक्सिमा ही लगता, क्योंकि हमेशा वो दोनों से इक्विडिस्टेंट रहता, तो हमेशा उसका पाथ डिफरेंस 0 रहता. लेकिन अब क्योंकि इधर में पानी है, तो ये पाथ इस पाथ से डिफरेंट है, और वो डिफरेंस चेंज होता रहता है एज यू गो अलोंग द सरफेस. सो समटाइम्स इट इज creating a condition of constructive, sometimes creating a condition of destructive. बट ऊपर वाले इमेज ऐसा नहीं होगा, they would meet at a point both light rays, और फिर आगे कुछ होगा ही नहीं. नहीं समझा नहीं मैं क्या. जैसे स्क्रीन पे होता था, the both light rays meet at a point. हाँ, so now they will meet इसमें at ऐसा infinitely क्यों चल रहा है? नहीं, लाइट रेज थोड़ी है, रेज नहीं है, लाइट तो वेव है ना, सब जगह ही हो रहा है. तो मतलब दोनों waves meet at a point है वहाँ पे. So they don't meet at a point, they meet everywhere, and some places they meet constructively and some places they meet destructively. Then the detector has to see what is going on there. Got it. Right? So the water level is in the middle, right? Is in the middle, exactly in the middle. Shreya, will sound come in TWT or only waves? Your TWT is on the next weekend, right? So in लोग का साउंड का कुछ पार्ट तो आएगा, क्योंकि फ्लैगशिप का भी, बट लेट मी आस्क इन दी अदर, बाकी बैचेस कहाँ चल रहे हैं, लेट मी फिगर आउट, आई विल फाइंड आउट टुडे एंड देन सी. मोस्टली शायद बाकी बैचेस का भी साउंड हुआ होगा, तो जितना हुआ होगा उतना आ जाएगा, पूरा प्रॉब्लली नहीं आएगा, क्योंकि इवन फ्लैगशिप का भी अभी लास्ट का पार्ट डॉपलर और बीट्स और वो सब बचा हुआ है.
सो मे बी इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ साउंड जो है बेसिक अबाउट प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वो सब आ सकता है. ठीक है. I will let you know by tomorrow. I'll let you. Sir, Huh. sir, I had a bit of a lag, so can you just repeat the question? I understood the setup. After that, what's the question on the screen? The detector moves on the surface of water and starts from O and keeps moving away. And as it moves, it sees varying intensity. So sometimes it detects a maxima, sometimes it detects a minima. तो तुमको फाइंड करना है कि जो सेकंड मैक्सिमम वो डिटेक्ट करेगा ओ से चलना चालू करने के बाद जब सेकंड टाइम उसको मैक्सिमम मिलेगा तो उसका क्या डिस्टेंस होगा डिटेक्टर का ओ से. Okay, sir. Thank you. Ekansh, let me verify this for you. एकांश अच्छा तुझे चैट पे लिख देता हूँ. हाँ करेक्ट है एकांश. फिर तो आशनी करेक्ट नहीं है.
परिजात करेक्ट है, अर्नव करेक्ट है, मिराज अंदर पहला जो नंबर है वो करेक्ट नहीं है, चेक कर दो। इट्स द सेकंड मैक्सिमम, राइट? Setu, what you are asking is a question that cannot be answered. Like, we don't know what the symbol lambda is or how much it is. So you just have to write the condition for the second maximum. You can't by initially, you can't just look at it and say, okay, O must be a maximum or a minimum. प्रणव, लैम्डा कहाँ चला गया और पहला नंबर करेक्ट नहीं है, नहीं श्रेया गलत आंसर है। चिन्मय थोड़ा सोच, think about it. You just have to write the path difference and then check the condition for maxima. That's all. स्टैंडर्ड ही है, बस पाथ में अब ऑप्टिकल पाथ लेना है दोनों का और पाथ डिफरेंस लेना है, फिर देखना है कि मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन लिखते हैं हम सेकंड मैक्सिमा के लिए। करेक्ट आंसर अभी, इसने गलत है, श्रेया गलत है। अभिजीत नंबर गलत है लैम्डा के साथ। हाँ हर्षित, लैम्डा आएगा आंसर में। विनायक गलत है कुछ तो, मिताली गलत है, सेतु करेक्ट है आंसर अभी। श्रेया गलत है, वरुण सावंत गलत है। प्रणव, लैम्डा का स्क्वायर होगा और नंबर करेक्ट नहीं है आगे। हर्षित, नहीं, ये 1 + μ2 स्क्वायर वाला फैक्टर सही नहीं है। तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आई थिंक सम ऑफ यू, बिकॉज यू आर थिंकिंग इट इज लाइक सम पाथ हैज टू बी, you can simply take whatever path it is, write the length of the path and multiply it to mu, and that is your path now. Then you can take the path difference later. नहीं, रिदम करेक्ट नहीं है, पाथ करेक्ट नहीं है, प्रांजलि करेक्ट नहीं है, नहीं हर्षित। There are two paths. This light travels this path and that light travels this path. So could you check the chart? विनायक नहीं, करेक्ट नहीं है, नंबर करेक्ट नहीं है लैम्डा के आगे वाला, और लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए। नहीं प्रणव, नंबर करेक्ट नहीं। श्रेया करेक्ट आंसर है अभी तेरा। So there are these two paths, and then you have to find the path difference at the detector.
हाँ मिराज भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एट O, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट गेट अ जीरोथ मिनिमम मैक्सिमा. देखो वेट, ठीक है, एक और मिनट कर लो. विनायक करेक्ट आंसर है, हर्षित करेक्ट आंसर है, प्रांजलि गलत है, चिन्मय नहीं, करेक्ट नहीं है, डोंट थिंक इट्स करेक्ट. चलो मैं बता देता हूँ अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल O, देखो मिनिमा की मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा इंक्लूडिंग 0. सो व्हेन यू हैव टू लोकेट द फर्स्ट मैक्सिमम, you try to find that place where the paths are exactly equal, so part difference is 0. Then the next you look for is one wavelength worth of part difference, then two wavelength. Without water, the entire bisector line would be the 0th maxima, because on this line everywhere the part difference is 0. There would be no variation, there would be no maxima minima. It would just be, the whole line would just be the 0th maxima, right? But with water, first of all, on no point on this line can you have 0 part difference. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Because while the geometrical paths are equal, this path is optically longer because it has to be multiplied to 4/3. So therefore now there is no place on this line where the optical paths are equal. A place where the optical paths might be equal would be somewhere under the water. Do you understand why? Yes, sir. ऐसा But कोई on जगह the होगा, surface भी ऐसा एक डिस्टेंस होगा ना जहाँ पे मल्टीपल हो कि इक्वल हो जाए. मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, अभी 0 की बात कर रहा हूँ. मतलब that first multiple won't be considered as the zeroth. नहीं, my question is that is there any place on the surface of water to get to which both lights have traveled exactly equal optical path? Is there any point on the surface to get to which both lights would have traveled exactly equal optical path? क्या possible ऐसी जगह नहीं है ना? कोई भी पॉइंट पे तुम पहुंचोगे तो ज्योमेट्रिकली तो सेम ही पाथ ट्रैवल करोगे क्योंकि सरफेस तो बाइसेक्टर पे ही है, लेकिन एक पाथ में म्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल तो होने का चांस ही नहीं है ना. कोई भी जगह ऐसी नहीं है सरफेस पे जहां तक पहुंचने में एग्जैक्टली इक्वल ऑप्टिकल पाथ हुआ हो. तो इसलिए ये वाला मैक्सिमा तो कहीं नहीं बनेगा अब. तो पहला मैक्सिमा होगा जहां पे लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगा, वो हो सकता है
दूसरा मैक्सिमम होगा जहाँ 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगा, तो सेकंड मैक्सिमम जो बनेगा वो 2 लैम्डा का। वैसे अगर बोला जाता कोई और सिचुएशन में कि सेकंड मैक्सिमम कहाँ बनेगा, तो यू वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि भाई 0th वाला भी एक काउंट करना होता है। सेकंड मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वो नंबर सेकंड है, वो सेकंड है, पहला जो मिला फिर जो दूसरा मिला। तो अब अगर किसी सिचुएशन में 0th वाला भी बन रहा है तो वो पहला वाला माना जाएगा, इन द सेंस ऑफ दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमम यू फाइंड एंड देन यू सी द व्हिच इज द सेकंड मैक्सिमम। लेकिन इन दिस केस यू विल नॉट फाइंड this one anywhere, so you might find a place where the path difference, optical path difference, is exactly one wavelength. That will be the first maxima detected, and then you'll continue going, and then you'll come to a place where the optical path difference will be 2 lambda, and that is your second maximum. So you just have to write the path, optical path, take the difference and equate it to 2 lambda, right? तो वो जीरो वाला लाइन पे क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं समझा। कैसे हो सकता है? ये मान लीजिए डिस्टेंस l है, ये भी l है, बाइसेक्टर है ना ये लाइन, हाँ लेकिन ये तो 4/3l काउंट होगा ना। हाँ तो फॉर एनी प्लेस हाउ कैन 4/3l be equal to l? राइट, It can't be, इट कांट, right? But their difference can be equal to one wavelength. Their difference cannot be equal to 0, so that's ruled out, right? हाँ But their difference can be equal to one wavelength or 2 wavelength or 3 wavelength. That depends on l now. राइट। So the first maximum we can detect is at one wavelength part difference, then the second we can detect is at 2 wavelength. सबको समझ गया ना ये चीज जो मैं explain कर रहा हूँ यहाँ पे, all of you? So therefore at second max path difference is 2 lambda. पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे? पानी में जो उसने चला है वो है d²/4 प्लस x²। मान लो कि ये x है, x ही हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो ये जो लेंथ है ये तो d/2 है, इधर वो भी d/2 है ऊपर, तो ये जो लेंथ है ये d²/4 प्लस x² है, लेकिन ये काउंट होगा एज 4/3 टाइम्स d²/4 प्लस x², माइनस ऊपर वाला काउंट होगा एज 1 टाइम्स d²/4 प्लस x², and this equals to 2 lambda. But that's your solution. So when you solve for x, you will get 36 lambda square minus d²/4 का root. That's the location of the second maximum. First maximum पूछा होता तो lambda कर देते, first minimum पूछा होता तो क्या करते? और लैम्डा lambda by 2. Second minimum पूछा होता तो 3 lambda by 2. तो मतलब maximum minimum तो तुम कर ही सकते हो एडजस्ट। नेगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं होगा ना? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। आई मीन जब तुम लिख ही रहे हो इसको माइनस इसको तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही होगा हर हालत में। पानी में चला जो उसने है वो तो लॉन्गर ही ऑप्टिकल पाथ है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है? इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इन जनरल हम जीरो को फर्स्ट मैक्स बोलते हैं ना? नहीं, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। वाईडीएससी air में होता है नहीं, वाईडीएससी में तो जीरो को 0th मैक्सिमा ही बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अगर ऐसे कैसे नीचे भी एयर होता। लेकिन नॉन वाईडीएससी सेटअप में जिसमें तुम बस काउंट कर रहे हो, तो जो तुम्हें पहली बार मिलेगा चाहे वो 0 पार्ट डिफरेंस वाला ही हो, उसको तुम फर्स्ट वाला बोलोगे। मतलब जिस ऑर्डर में मिलेंगे उस ऑर्डर में तुम उनको बोलोगे, ठीक है? ओके हाँ सर। नहीं यार, उसको 0th नहीं कहते हैं, फर्स्ट यहाँ पे 0th, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता है 0th। पहली चीज जो तुम्हें मिलती है तुम उसको फर्स्ट ही तो कहते हो। द फर्स्ट टाइम यू गेट समथिंग यू से आई गॉट इट द फर्स्ट टाइम। 0th तो वो उस बेसिस पे है कि पार्ट डिफरेंस 0 है नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो है कि किस ऑर्डर में तुम्हें मिले वो, ठीक है? क्लियर? यस। ऑलराइट, सो नाउ अभी क्या होता है कि अगर हम वाईडीएससी कर रहे हैं
Sorry, I'm eating also at the same time. ये कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस इज अ टोटली मेड अप थिंग जस्ट फॉर मेकिंग अ प्रॉब्लम. अच्छा, बाय द वे, आफ्टर आई फिनिश दिस टॉपिक प्लीज रिमाइंड मी, हम जो डी साइन थीटा वाला चीज पढ़ रहे थे ना पार्ट डिफरेंस के लिए, जब एंगल बड़ा हो जाएगा तो दिस इज बिफोर ऑप्टिकल पाथ, अभी वैक्यूम वाला ही बात कर रहा हूँ. हमने दो पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूला सीखे हैं, एक वाई डी बाई डी और एक डी साइन थीटा. वाई डी बाई डी ज्यादा अप्रोक्सीमेट है, जब छोटा एंगल होता है तो वाई डी बाई डी यूज करते हो, जब ज्यादा ऊपर चले जाते हो ज्यादा नीचे चले जाते हो तो डी साइन थीटा यूज करते हो. इसका हमने एप्लीकेशन देखा है, काउंटिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑन द स्क्रीन, ओब्लिक YDSE. इसका एक और एप्लीकेशन है which is superposition on a circle with two sources like this. So this is something that I basically missed out on before moving to the optical part topic. So remind me either at the beginning of next lecture or whenever after this topic is done to finish this also, right? It's a problem type, we'll just do one of this. So YDSE with thin films on slits जो है उसका सीन ये है कि हम क्या करते हैं कि हम लोग अपना अपैरेटस लेते हैं, ये स्लिट 1 स्लिट 2, और फिर क्या करते हैं कि ऑन वन और बोथ स्लिट्स, लेट्स बिगिन विद थिंग ऑन वन ओनली बट वी कैन पुट ऑन बोथ, वी प्लेस अ थिन फिल्म, ठीक है, ऑफ थिकनेस T एंड म्यू म्यू. इट्स बेसिकली लाइक जैसे वो कलर्ड पेपर होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, रेड कलर ब्लू कलर, उस टाइप का कुछ चीज तुमने एक स्लिट के ऊपर चिपका दिया है. तो एक स्लिट का जो लाइट है वो फिल्म में से होके आएगा और दूसरा स्लिट का लाइट जो है वो सीधे निकलेगा, ठीक है. और सोर्स मान लो सिमेट्रिक ही है, तो पहले जो है कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है दोनों में, एंड विदाउट द फिल्म सी पर पहुंचते पहुंचते भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होता था, क्योंकि वैक्यूम में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होता था, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 पार्ट डिफरेंस आता था. लेकिन अब क्योंकि एक ने जो है स्लिट में, एक ने जो है फिल्म में चला है, तो द फिल्म इज ऑफ थिकनेस T, but moving in it is an experience of having moved in a vacuum of mu T thickness, जबकि यहाँ पे वो T thickness का वैक्यूम में ही चला होगा. तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes. तो C पे पहुंचते पहुंचते अब एक पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, इसके लिए भी हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक वैक्यूम स्लिट है, सेम टाइप का सिचुएशन हो गया ना जैसा अभी. T और 1 का ये वो हो गया, तो जो बाद में इन्होंने चला होगा वो इक्वल होगा, जो पहले चला होगा वो इक्वल होगा, तो जो अनइक्वल होगा वो कैसे निकालेंगे? I mean, कितना हो जाएगा उसका वैल्यू? T minus T mu. हाँ, one second. म्यू टी उसने चलाया और 1T इसने चलाया, सो इट्स म्यू माइनस 1 टाइम्स T. इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 1 minus mu T. म्यू तो बड़ा ही होता है ना 1 से. हाँ. तो ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा एट C. अब इसमें एक चीज ये है, यू माइट से कि एक्चुअली तो लाइट जो जा रही है अंदर स्लिट में, सॉरी फिल्म में, वो स्ट्रेट लाइन पाथ तो नहीं ट्रैवल कर रही हो, तो रिफ्रैक्ट भी हो जाती होगी क्योंकि वो टेढ़ा जा रहा है टू गेट टू सी. सो इट मस्ट नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट, राइट? इट मस्ट, अगर तुम फिल्म के ऊपर देखोगे जूम करके, तो जो लाइट इस स्लिट से निकला होगा उसको वहां जाना है, तो वो ऐसा कुछ गया होगा. तो यहाँ पे क्या हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं करना चाहिए, उससे फिर अलग डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, लेकिन ये हम इग्नोर करते हैं. बेसिकली
बिकॉज T इज वेरी स्मॉल, तभी हम इसको थिन फिल्म बोलते हैं। समझ गए तुम लोग क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Right? So in this case, you will never need to account for the fact that light is coming at an angle, so I must refract it and then find that length and then find the. That is too much calculation for something as simple as this. I mean, ideally we should be doing that, but it's a approximate analysis that we are doing. So therefore, we are basically going to ignore that. ठीक है, all right. तो अब ये हो गया शिफ्ट। तो पहला तो रिजल्ट यही है इसका कि पार्ट डिफरेंस एट सी आ गया। और अब अगर पार्ट डिफरेंस एट सी आ गया है तो क्लियरली नाउ सी इज नॉट द सेंट्रल मैक्सिमम, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमम का डेफिनेशन होता है जहां जीरो पार्ट डिफरेंस होता है। तो पहले तो तुम लोग मेरे को ये बता दो कि क्या अब जो नया सेंट्रल होगा, चिन्मय अगर फिल्म को इग्नोर ही मार देंगे तो फिर तो देख, अप्रोक्सीमेशंस आर बेसिकली कैलिब्रेटेड। इट्स लाइक अप्रोक्सीमेशन के लेवल होते हैं, and if you take too much of an approximation, then the whole phenomenon goes away. So if you say ki the film is so thin that we might as well ignore the film altogether, normal YDSC हो गया ना, then you have normal YDSC, which is fine. But अगर तुम देख रहे हो कि फिल्म है और तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा शिफ्टेड आ रहा है कहीं पे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं आ रही है और तुम फाइंड करना चाहते हो कि कितना से शिफ्टेड है, तो इतना ज्यादा ब्रॉड अप्रोक्सीमेशन लेने से तो वो लेवल ऑफ डिटेल चला जाएगा ना उसमें से। सो अप्रोक्सीमेशंस आर बेसिकली अ टूल. इट्स नॉट दैट इट इज ईदर करेक्ट और दिस इज करेक्ट. इट्स रियली योर इफेक्ट व्हिच यू आर ट्राइंग टू सी इज एट लेट्स से द सेकंड डेसिमल प्लेस. So your approximation must end up being between the first and the third decimal place. If you take too big of an approximation, you will get a value which is correct up till first decimal place, but your phenomenon is actually only noticeable when you go up to the second decimal place, right? So you can't take that much of an approximation because then the phenomenon goes away altogether. But if you overshoot and become too precise, then you have to deal with tremendous calculation. तो वही तो हम avoid करना चाह रहे होते हैं. तो calculation avoid करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि जो phenomenon देखना चाह रहे हैं वो भी खत्म हो जाए, right? तो now first of all, can you all tell me कि अब जो पैटर्न बनेगा क्या वो उसका सेंट्रल मैक्सिमम यहीं पे होगा सी पे, या सी के ऊपर होगा, या सी के नीचे होगा विद द फिल्म ऑन द अपर स्लिट? सी के नीचे होगा, सी के ऊपर होगा, हाँ क्योंकि ऊपर होगा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते टोटल पाथ ट्रैवल इक्वल होना चाहिए ऑप्टिकली. लेकिन इसने तो फिल्म में चला है जो डेंसर मीडियम है, तो वो ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है. उसका क्लॉक जो है, उसका ट्रिप मीटर जो है फिल्म के अंदर चलने में ज्यादा घूम जाता होगा, तो उसने ज्यादा किलोमीटर रिकॉर्ड कर लिए उधर में. तो अब यहाँ पहुंच के अगर दोनों का ट्रिप मीटर का रीडिंग इक्वल चाहिए तो बाद में इसको ज्यादा चलाना पड़ेगा ताकि बैलेंस आउट हो जाए. तो अभी इसको भी अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हैं सी पे ही होगा क्योंकि वो भी बहुत छोटा वैल्यू होगा सिंस टी इज वेरी स्मॉल. वही बात है कि अगर तुम बोलोगे वो तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी. What you have to understand when you ask me a question like that. One second, please. हाँ, so what you have to understand when you ask a question like that कि क्या इसको हम इतना छोटा ज़ूम करके इग्नोर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, is you don't need to ask me that. You don't need to ask my permission. I mean, it is not something that I can tell you. Think of yourself as the person who's doing the experiment. If you put the film there to measure something, then why would you be satisfied by the conclusion that the film is irrelevant? Understood. Right? So then you should never have put the film there in the first place. If you are eventually going to conclude that it is exactly like regular YDSC because the effect is so small that I might not even bother measuring it, then why set up the experiment in the first place? Because you want more detail is why you set up an experiment, and then you have to approximate. That's why approximations are basically all some kind of a series, right? जैसे तुम sin x को approximate करते हो, ठीक है, तुमने सीखा है sin theta is theta, but it's not just theta, right? It's a bunch of terms after that also. Yes, And the more accuracy you want, the more terms you have to pick up. Now, if your phenomenon occurs in such a way, the thing that you're trying to measure occurs in such a way
कि उसकी वैल्यू ही तुम्हें मिलती है कि 2.343, अगर वो फिल्म होती तो 8 आता है और अगर फिल्म नहीं होती तो 6 आता है। तो ऑब्वियसली यू कांट अप्रोक्सीमेट टू सच अ डिग्री कि तुमने पहला टर्म उठा लिया जो कि यहीं तक का डेटा जनरेट करता है, तो उससे क्या फायदा होगा इस अप्रोक्सीमेशन से? दिस इज टू ब्रॉड एन अप्रोक्सीमेशन, योर फिनोमिनन इज नॉट मेजरेबल एट दिस स्केल, बट यू ऑल्सो डोंट वांट टू पिक टू मेनी टर्म्स। 10 टर्म भी उठाने का कोई मतलब नहीं है कि 6 7 5 7, एज लॉन्ग इफ यू ओनली वांट टू डिटेक्ट वेदर इट इज अकरिंग, then you are satisfied by just knowing the 4 decimal place ka difference. So you pick up till the term to which 6 shows up and then drop everything after that. You decide, the person who sets up the experiment decides whether it's the correct approximation to take or not. Make sense? Now so all of you understand कि इसमें central maximum ऊपर shift हो जाएगा. You can also think of, this is just an analogy, you can always think of a denser medium as a ditch, and you can think of light as cars, जो मैं analogy use ही कर रहा हूँ, and the path, total path traveled as the trip meter. तो trip meter जो trip count करता रहता है, और वो गाड़ी चलते हैं तो ट्रिप उनका रिकॉर्ड होता रहता है 10 15 20, लेकिन जो गाड़ी कीचड़ में चला जाता है, ओडोमीटर, जो गाड़ी कीचड़ में चला जाता है उसका व्हील स्लिप होने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ओडोमीटर तो व्हील्स का टर्निंग को ही काउंट कर रहा होता है, वो थोड़ी रोड पे डिस्टेंस काउंट कर रहा होता है, अनलेस कोई जीपीएस यूज कर रहा हो, व्हिच इज अ डिफरेंट अफेयर, बट द कार ओडोमीटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न. So obviously in the ditch where there is mud, the wheels will turn more, and so the odometer will record having traveled a longer distance by the car, even though it will have traveled only a short distance. तो जब दोनों गाड़ी यहाँ से निकलेंगे तो इसका ओडोमीटर ऑलरेडी हाई रीडिंग पे पहुंच गया होगा, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों का ओडोमीटर सेम रीडिंग पर आता हो. तो अब तुम्हें बाद में कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा इसका एक्स्ट्रा जो रीडिंग आ गया उसके लिए, बाय मेकिंग दिस गाय ट्रैवल in exactly longer path by this amount, so that by the time they reach here they show exactly the same number on the respective odometer, right? That's one way of thinking about it. So C prime is the new central max, right? It shifts in that direction. So just like during a trip, if one person gets delayed, the other tells him to come nearer to him. हाँ, correct, right? तो अब जो है नया सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो गया है, और इसका या So do we call C dash the central maxima or the first maxima in this case? It's the central maximum only. The central maximum has a unique definition. It is that place where the total path is 0. Total path difference is 0. Right, got it. Got it. Okay. So now this is basically the y of the new central maximum, and we are interested in finding it. And if the central maximum shifts there, so does the entire pattern. Obviously, it's not just the central maximum that goes there. The whole pattern, the moment you put a film here, the whole pattern shifts up by an amount of yc prime, and I would like to find yc prime, right? So I can do that, of course. कैसे करेंगे? हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि at the new central maximum c prime, the total path difference must be 0, but the total path difference can be written as path difference in film plus path difference in vacuum, correct? Minus Path नहीं सम होगा ना पहले, माइनस नहीं. टोटल पाथ डिफरेंस इज द सम ऑफ वॉट एवर पाथ डिफरेंस. अगर मान लो दूसरे ने पहले से ज्यादा चल लिया बाद में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, right. तभी तो 0 बनेगा. Yes. मैं अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाऊंगा, ये अलजेब्राइक सिंबल्स हैं. अगर मेरा लाइट 1 ने लाइट 2 से ज्यादा चला फिल्म में, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया. मान लो 1 - 2, मैं पाथ को डिफाइन कर रहा हूँ एज वेयर डेल्टा x is x1 - x2, right, without the mod. So in the film, light 1 has traveled more than light 2, agreed? By what amount? Mu minus 1t. And later, अब अगर मेरा apparatus ये है और ये तुम्हारा light 1 है, light 2 है, और ये अब यहाँ पहुँचते हैं और ये तुम्हारा yc prime है, so using the approximations of the Young's double slit experiment, assuming that it's not very high or very low, because the film is thin, it will not shift the pattern by a massive amount, maybe a very tiny amount. So the assumptions of the YDAC are still valid.
So then how do you find this vacuum path difference given that you are at a location yc prime? Can any of you tell? You already know this result. फिल्म को अगर जाने भी दो तो एक yc prime location पे path difference कितना होता है? Assuming yc prime is really small, yd by d, right? Yes, sir. So then I'll have to write it as yc prime d by d, but this will be with a minus sign. Do you all understand why? Yes, sir. Because vacuum में इसने इससे कम चला है तो difference लेंगे तो negative हो जाएगा, equal to 0. Therefore yc prime is mu minus 1 dt by d. That's a result you have to remember. It's useful in many of these problems. So because it's thin, we're assuming YC prime is Yes. okay. Since film is very thin, yc prime is much smaller than capital D. ठीक है? Shift of pattern due to film. ये result है हमारा ये अभी एक ही फिल्म है, अगर दोनों में लगा देंगे तो हम दोनों के लिए भी एडजस्ट करेंगे, उसको बाद में करते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए फॉर वन फिल्म ऑन वन स्लिट वाला सिचुएशन है. इज इट क्लियर? अगर दोनों पे लगा होगा तो दोनों कर पाओगे तुम लोग. इनफैक्ट वो जो पहले प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को करवाया वो भी तुम विनायक, मैंने क्योंकि पाथ डिफरेंस डिफाइन किया एज 1 का पाथ माइनस 2 का पाथ, तो इस वाले रीजन में इसने ज्यादा चला है क्योंकि डेंसर मीडियम में लॉन्गर माना जाता है वो कंपेयर टू इसने जो वैक्यूम वाले फिल्म में चला होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है. लेकिन बाद में इसने ज्यादा चला है इससे, तो फिर वो डिफरेंस नेगेटिव हो गया. अगर दोनों पे स्लिट होगा तो तुम लोग कर पाओगे उसको, वही रिजल्ट चिपकाना है. जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो अभी, वो μ1 माइनस t1 t2 वाला जो अभी था. लाइक इफ आई से that there is a film on this which is T1 and mu1 and there is a film on this which is T2 and mu2, the most general case. The films are different material and different thickness. तो पहले इनका जो पार्ट डिफरेंस है यानी जो डेल्टा एक्स फिल्म है वो निकाल सकते हैं हम, राइट? You already know how to do that. It is that same result, mu2 T2 minus mu1 T1 plus T2 minus T1. जो भी थिन फिल्म है उसको दूसरे के बराबर कर दो वैक्यूम से और वो कर लो. और अब इसको यहाँ पे ऐसे ही फिट कर दो जैसे किया था. बाकी वैक्यूम का ये हो जाएगा तो नया वाईसी प्राइम जो है उसमें यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ म्यू माइनस 1 टी इट विल बी नाउ whatever mu2 t2 minus mu1 t1 plus t2 minus t1. Do you all understand what I'm saying? Yes, sir. Right? And whether the pattern will shift up and down will depend on the sign of this thing. So you can basically do it. मैंने तो इसमें x2 माइनस x1 के फॉर्म में लिख दिया, बट अगर तुम यही कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हो तो तुम इसको x1 माइनस x2 के फॉर्म में लिखो, यानी whatever this path is minus whatever this path is, and if it turns out to be positive then clearly the light has traveled more here than here, and so the pattern on this side will shift up to compensate for more travel here. बेसिकली जिसमें भी ज्यादा ऑप्टिकल पाथ हुआ होता है उधर की तरफ ही पैटर्न शिफ्ट हो जाती है. पिछले केस में एक ही स्लिट एक ही फिल्म थी तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल पाथ इससे ज्यादा था तो इसलिए पैटर्न उस तरफ शिफ्ट हो गया. दो है तो कंपेयर करना पड़ेगा उनके म्यू और टी को अकाउंट में लेके. अगर नेट ये ज्यादा बड़ा पाथ आया यानी दिस माइनस दिस पॉजिटिव आया तो फिर पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ये ज्यादा नेट बड़ा पाथ आया तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगी. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. All right. So let's do one problem on this logic. Wait a minute. तुम लोगों को वेव ऑप्टिक्स का बुकलेट मिल गया है? हाँ सर. तो सारे फिजिक्स के मिल गए. अच्छा, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है क्या उसमें से कुछ? हाँ दिया था. तो थोड़ा दिया है. हाँ ठीक है मिल ही गया. सर वो राइट साइड पे शायद से T2 और T1 का साइन ऑपोजिट कर दिया ना. हाँ क्योंकि मैंने वो
उस सेंस में नहीं लिखा इसको. If you define if path difference is still defined as x1 minus x2, then यहाँ पे delta x film जो है will be mu1 t1 minus mu2 t2 plus t1 minus t2. ठीक है. Plus t1 minus t2 और plus t2 minus t1. So T2 minus T1. t2 minus t1. ठीक है. चलो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ फिर तुम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. पहले एक फिल्म वाला फिर दो फिल्म वाला. तो ये प्रॉब्लम है कि in one YDSC the source is of wavelength 7 into 10 की power minus 7 meters. When a thin glass plate is placed on one slit, thin glass plate of mu 1.5 is placed on one slit, the central max shifts by 10 to the power minus 3 meter to the position originally occupied by the fifth max. Find plate thickness.
हाँ, चिन्मय करेक्ट है, विनायक करेक्ट है, भव्या करेक्ट है, अर्णव करेक्ट है, विराज गलत है, हर्षित करेक्ट है, एकांश गलत है, चिन्मय दोनों चिन्मय करेक्ट है, A56 B57 बोथ ऑफ यू राइट, पिनाक करेक्ट है, प्रांजलि गलत है, मिताली करेक्ट है, अभिजीत करेक्ट है, हाँ चिन्मय वी कैन, माइक्रोमीटर्स में तो बहुत सारा चीज बनता है. आई मीन मे बी इट्स नॉट अ ग्लास प्लेट, वो ठीक है जाने दो, मे बी इट्स अ पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन और समथिंग, बट वी कैन, that kind of fabrication facility exists. Aryan, your answer is twice the correct answer, A52 Aryan. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. Actually, instead of having to write the whole question, do you all have the booklet with you right now? Can you all see the booklet? Or I can take a snapshot and put it on this Zoom chat so you can see. एकांश करेक्ट आंसर है. तो ये प्रॉब्लम तुम लोग करो. वेव ऑप्टिक्स का बुकलेट में विंडो टू जेई में जाओ और उसका प्रॉब्लम 15, ये 2 प्लेट वाला प्रॉब्लम है, पेज 111 पे. You can also open up the screenshot I have sent on the chat if you want. आंसर इसका शायद पीछे गलत दिया रहेगा, मिलीमीटर में दिया रहेगा, वो माइक्रोमीटर ले लेना, उस पर मत जाना.
Miraj, is this the answer to this problem? हाँ करेक्ट है. हाँ चिन्मय, करेक्ट आंसर है. अभिजीत माइक्रोमीटर होगा ना?
बाकी और किसी का नहीं आया आंसर? Should I solve it or do you guys want to attempt it later? सर आप टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग ट्राई कर लो, आज खत्म करते हैं इधर ही। नेक्स्ट टाइम हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करके, ठीक है? सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। एंड प्लीज रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम आल्सो of the fact that we have to cover that circle wala d sin theta on the circle, ठीक है? All right, Yes, sir. any other questions? ठीक है, चलो, thank you all, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.